तो हेलो दोस्तों, एसएससी जी पीवाईक्यू की लेक्चर सीरीज़ 2 में आपका स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे। आज हम उसके आगे के रिमेनिंग 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो ये 2025 की आपका 5 दिसंबर की शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो इसके 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम आज से 11वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है, इफ़ अ ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियो NP अपॉन NS ऑफ 1:1, व्हाट इज़ इट्स पर्पस। तो यहाँ पर क्या दिया है, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न और नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न ये हमें इक्वल दिए हैं 1:1। तो इसका क्या काम होता है। ऑप्शन दिया है टू चेंज द फ्रिक्वेंसी, टू स्टेप अप द वोल्टेज, टू स्टेप डाउन द वोल्टेज, टू ट्रांसफ़र पावर वाइल प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में सब बता देता हूँ। तो आपका जो हमारा प्राइमरी साइड का आपका नंबर ऑफ टर्न है, इसको हमने NP ले लिया और हमारा सेकेंडरी साइड के टर्न को हमने NS ले लिया। ठीक है, अगर हमारा NP की वैल्यू ज़्यादा है NS से, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी में हमारे जो नंबर ऑफ टर्न है वो ज़्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न N1/N2, ये मैंने आपको कल भी बताया था। N1/N2 क्या होता है, हमारा V1/V2 होता है। अगर हमारे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो वोल्टेज ज़्यादा होगी। तो अगर हमारे NP की वैल्यू ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी का ज़्यादा है, तो इसकी वोल्टेज प्राइमरी की ज़्यादा होगी और सेकेंडरी की वोल्टेज कम होगी। तो हम इसको स्टेप डाउन बोलेंगे, क्योंकि हम सेकेंडरी साइड पर जनरली लोड लगाते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। और नेक्स्ट आता है, अगर हमारा NP की वैल्यू लेस देन हो जाए NS से, यानी सेकेंडरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न है वो ज़्यादा हो जाए प्राइमरी साइड से, तो ये हमारा होता है स्टेप अप। SU लिख देता हूँ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और हमारा, क्योंकि हम आपको पता है कि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, क्योंकि इसकी डेफिनेशन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। सो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टैटिक डिवाइस विच कैन ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी एंड पावर रेटिंग। समझे, आप फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। तो ये आंसर तो वैसे ही गलत हो गया। आपको स्टेप अप ये हो नहीं सकता, स्टेप डाउन हो नहीं सकता, क्योंकि ये यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न बराबर दिए, NP इज इक्वल टू NS दिया है 1:1। ये हमारा 1:1 का ट्रांसफार्मर आइसोलेशन प्रोवाइड कराने का काम आता है। किसके काम आता है, आइसोलेशन। देखिए जो यहाँ पर लिखा है, मेंशन करके, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करने का काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा NP अपॉन NS का रेशियो 1:1 है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका मेन काम होता है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करना बिटवीन सोर्स एंड लोड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ अ DC मशीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्मेचर वाइंडिंग टू एंश्योर कंटिन्यूस रोटेशन। ठीक है, मतलब क्या पूछा उन्होंने, DC मशीन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो करंट के रिवर्सेबल में काम करता है। तो करंट का रिवर्सल जो हमारा करता है वो है हमारा कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस है आपका DC मशीन में, या आपका DC मशीन यानी DC मोटर और DC जनरेटर दोनों में लगा रहता है। इसका काम यही है कि ये आपका रेक्टिफायर के रूप में, मैकेनिकल रेक्टिफायर के रूप में एज अ इन जनरेटर काम करता है, और इन्वर्टर के रूप में एज अ मोटर काम करता है। तो ये क्या करता है, हमारे करंट को यूनिडायरेक्शनल बनाता है। यानी जो हमारा, क्योंकि हमारा आपका आर्मेचर जो वाइंडिंग है, इसमें हमारा करंट जो इंड्यूस होता है वो AC नेचर का होता है, यानी ऐसा होता है, एक पॉजिटिव देन नेगेटिव। तो कम्यूटेटर का काम होता है कि आपका बाई डायरेक्शनल को यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट करना ऐसे। ठीक है, तो कम्यूटेटर के थ्रू हम करंट के यूनिडायरेक्शनल नेचर को बाई डायरेक्शनल को यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये काम होता है हमारा कम्यूटेटर का। एक चीज़ अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, जनरेटर में ये किसके लिए जैसे काम करता है, मैकेनिकल रेक्टिफायर के जैसे, और आपका मोटर में ये काम करता है एज अ इन्वर्टर के जैसे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द सेपरेटली एक्साइटेड DC मशीन। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, द फील्ड वाइंडिंग इज नॉट यूज इन द मशीन,
The field winding is connected in series with the armature. The field winding is powered by a separate DC source. The field winding is connected in parallel with the armature. तो देखिए इसका आप नाम से जान सकते हैं क्या लिखा है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। तो ये सेपरेट डीसी सोर्स से एक्साइटेड होगी इसकी फील्ड वाइंडिंग। तो इसका आंसर होगा आपका सी। इसका आंसर है आपका द फील्ड वाइंडिंग इज पावर्ड बाय अ सेपरेटेड डीसी सोर्स। इसके अलावा हमें क्या दिया, अगर हमारी फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू अ सीरीज, तो अगर हमें सीरीज वाइंडिंग के साथ कनेक्ट होती तो ये सीरीज मोटर या सीरीज मशीन हो जाती है। जैसे हमारी माना मैं आपको एक डीसी मशीन आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये हमारी डीसी मशीन है। अगर हमारी यहाँ पर वाइंडिंग लगी रहती है ऐसे, ठीक है, मतलब ये आर्मेचर है। आर्मेचर के पैरेलल में अगर हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग लगी है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं डीसी शंट जनरेटर। अगर यही अगर वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में होती है, मतलब ऐसे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सीरीज मोटर। लेकिन यहाँ पर हमें सेपरेटली एक्साइटेड पूछा। सेपरेटली एक्साइटेड वो होती है जिसका हमारा फील्ड वाइंडिंग एक अलग से डीसी एक्साइटेशन से एक्साइट होता है। ये हमारा फील्ड वाइंडिंग आरएफ है और ये हमारी रिमेनिंग आर्मेचर जो हमारा डीसी मशीन का होता है वो ये रहा। तो इसके थ्रू यहाँ पर जो फ्लक्स, रेसिडुअल फ्लक्स बनता है वो इसको कट करता है, देन इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों काम आता है। तो और इसका जो मेन काम होता है वो आपका डीसी शंट मोटर का, वो प्रिसाइज आपका स्पीड एंड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड कराता है। ये भी कितनी बार क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें पूछा है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड आर्मेचर करंट इन डीसी मोटर। ठीक है, डीसी मोटर में टॉर्क और आर्मेचर का रिलेशनशिप क्या होता है। आपने ये तो आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आई, यानी टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। देखिए पहला ही ऑप्शन मिल गया हमें, ये आंसर सही होगा। फिर भी एक बार बाकी को ऑप्शन देख लेते हैं। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट। ये हमारा सिर्फ आपका सीरीज मोटर के लिए होता है, डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज कर देता हूँ, डीसी एसएम सीरीज मोटर के लिए होता है। यहाँ पर कि टॉर्क हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर का हो जाता है। बाकी टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। टॉर्क इज इंडिपेंडेंट टू आर्मेचर करंट, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये इंडक्शन मोटर से आ गया। अ 3-phase इंडक्शन मोटर हैज़ अ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 1800 आरपीएम। इफ़ द स्लिप इज़ 5%, व्हाट इज़ द रोटर स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड मतलब एन एस की वैल्यू इन्होंने दी है। एन एस की वैल्यू कितनी दी है, 1800 आरपीएम रोटेशन पर मिनट। 1 मिनट में 1800 रोटेशन लगाता है। और हमारा इसमें पूछा है कि इंडक्शन मोटर की स्पीड क्या होगी। इंडक्शन मोटर हमारी एनआर स्पीड से चलती है। इंडक्शन मोटर हमेशा आपकी सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड में चलती है। तो एक फार्मूला होता है एनआर इज इक्वल टू, मतलब आपका सिंक्रोन वो इंडक्शन मोटर की स्पीड इज इक्वल टू या रोटर स्पीड इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड इंटू 1 माइनस एस। यहाँ एस क्या स्लिप है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एन एस की वैल्यू हमारी 1800 है। स्लिप या 1 माइनस स्लिप की वैल्यू क्या है, 5%। 5% को क्या लिखेंगे, 0.05। ठीक है, ये 1800 का 1800 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 पंचे 90। तो यहाँ पर 90 माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1710 आरपीएम। ये आपकी एनआर स्पीड आ गई। तो इंडक्शन मोटर की स्पीड कितनी आ गई, 1710 आरपीएम। आप इसमें एक चीज़ याद कीजिए कि हमारी सिंक्रोनस स्पीड ये है, मतलब सिंक्रोनस मतलब एक कांस्टेंट स्पीड है जिसमें हमारी मशीन चलती है। लेकिन इंडक्शन मशीन या इंडक्शन मोटर वो है जो आपके सिंक्रोनस मशीन पर नहीं चलती, इससे कम स्पीड में चलती है। इसको इसलिए इसको ए सिंक्रोनस मशीन कहते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला ये होता है एन आर इज इक्वल टू एन एस 1 माइनस एस, जहाँ पर एन एस हमारी सिंक्रोनस स्पीड है। कभी अगर आ जाए एन एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिंक्रोनस स्पीड एन एस इज इक्वल टू 120, एफ हमारी फ्रिक्वेंसी है, पी हमारे पोल हैं, 120 एफ बाई पी।
ये हमारा फॉर्मूला है सिंक्रोनस स्पीड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट इज़ अ टर्म फॉर द स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग इन द स्टेटर ऑफ अ एसी मशीन। देखिए ये वही आ गया कि एसी मशीन में स्टेटर में घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति को क्या कहते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे स्टेटर में है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से ही घूमता है। ठीक है, अभी बताया मैंने सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है। एक कांस्टेंट स्पीड है जिसके अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। NS = 120 F/P। F क्या है, हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, P है पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ 3-फेज सिंक्रोनस जनरेटर व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्राइम मूवर। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि प्राइम मूवर का पर्पस क्या है किसमें, सिंक्रोनस जनरेटर में। सबसे पहले सिंक्रोनस मशीन जो होती है हमारी सिंक्रोनस मशीन, वो हमारी कैसी मशीन होती है, डबली एक्साइटेड। ठीक है, डबली एक्साइटेड मशीन, DEM लिख देता हूँ मैं, डबली एक्साइटेड मशीन। इसके हम रोटर में भी एक एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं जिसको हम प्राइम मूवर बोलते हैं। प्राइम मूवर को हम रोटेट कराते हैं किसके थ्रू, एक हम DC सप्लाई के थ्रू कराते हैं। अगर ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है, टू क्रिएट अ 3-फेज मैग्नेटिक फील्ड इन द स्टेटर, नहीं। टू सप्लाई अ DC पावर इन अ रोटर वाइंडिंग, हाँ ये हो सकता है। टू रोटेट अ DC एक्साइटेड मोटर, ये भी हो सकता है। टू रेगुलेट द आउटपुट ऑफ द मशीन, तो इसका आंसर होगा टू रोटेट द DC एक्साइटेड मोटर, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारा प्राइम मूवर है ये हम जनरली DC सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा टू रोटेट द DC एक्साइटेड मोटर। इसका आंसर ये नहीं होगा, ये आंसर गलत है। टू सप्लाई आर DC पावर ऑफ द रोटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग में DC पावर देके कोई फ़ायदा नहीं है। DC पावर हम देते हैं एक्साइटेड DC मोटर को एक्साइट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 1 लाइन क्वेश्चन टाइप का है। तो इसमें क्या दिया है कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। हम सबको पता है हम वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, R इंटरनल बहुत हाई होता है, ताकि इसमें करंट कोई पास ना हो और डायरेक्ट ये वोल्टेज नाप ले। ठीक हो गया। और हम आपका वोल्ट मीटर जो है वो हम आपका सर्किट के एक्रॉस लगाते हैं, यानी जो हमारा लोड है उसके एक्रॉस हम इसको लगाते हैं। सपोज़ ये हमारा कोई लोड है, इसके अक्रॉस हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड अ वोल्ट मीटर बी कनेक्टेड टू अ सर्किट कंपोनेंट टू मेजर अ वोल्टेज अक्रॉस इट। देखिए वही कोई क्वेश्चन आ गया, मैंने अभी क्या कहा, इसको हम पैरेलल में लगाते हैं। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए ये आंसर है इन पैरेलल विद द कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट के पैरेलल में जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वह एक्यूरेट रीडिंग देता है, क्योंकि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और आइडियल का तो हम इन्फिनिटी मान के चलते हैं ताकि उसमें कोई करंट फ्लो ना हो और वो एक्यूरेट वोल्टेज मेजर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन है हाउ शुड अ मीटर बी कनेक्टेड टू अ सर्किट कनेक्टेड टू मेजर अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। देखिए ये सेम क्वेश्चन उसी टाइप का आ गया जैसे वहाँ पीछे पूछा था वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर पूछा अमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं। देखो अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसमें अगर दिया होगा देखिए इन अ सीरीज विद अ कंपोनेंट, अमीटर हमारा जो होता है ए, अमीटर को हम किसी भी वोल्टेज किसी भी इक्विपमेंट के सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं। ये तो क्या होता है, अमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये बहुत कम होता है, आर इंटरनल बहुत कम होता है, यानी इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो ताकि ये करंट पासिंग थ्रू इट नाप सके। आइडियली अमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। तो दोस्तों ये रहे आज के सारे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।